प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन। हमारी कोशिका में एक विशिष्ट जैव मॉलिक्यूल पाया जाता है, बायोमॉलिक्यूल, जैव अणु, उसको डीएनए कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये वह पदार्थ है जो सभी आनुवंशिक सूचनाओं को कोडित करता है, अपने आप में संग्रहित करता है, फिर उस आनुवंशिक सूचनाओं को या आनुवंशिक लक्षणों को मैसेंजर आरएनए पर ट्रांसक्रिप्ट करता है और फिर वे सूचनाएं प्रोटीन के रूप में पढ़ी जाती हैं। तो डीएनए से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं। उन प्रक्रियाओं में एक रेप्लिकेशन, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन और तीसरा ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें मैसेंजर आरएनए पर जो भी सूचना डीएनए द्वारा कोडित रहती है, उन सूचनाओं का उपयोग करके हम अमीनो अम्ल के एक निश्चित क्रम में जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं। मतलब क्या हुआ कि डीएनए में जो आनुवंशिक सूचनाएं बद्ध है, या डीएनए में जो आनुवंशिक सूचनाएं एकत्र है, उन आनुवंशिक सूचनाओं को एक प्रक्रिया के अंतर्गत ट्रांसफ़र मैसेंजर आरएनए पर ट्रांसफ़र की जाती है। ये प्रक्रिया जो है ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और फिर उन आनुवंशिक सूचनाओं को पढ़ने की बारी जब आती है तो वो पढ़ी जाती है प्रोटीन के रूप में। और प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो अमीनो अम्ल होता है, और ये अमीनो अम्ल एक निश्चित क्रम में पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करते हैं। फिर इन निश्चित क्रम से एक निश्चित प्रोटीन का निर्माण होता है, जिससे कि हम आनुवंशिक सूचनाओं को पढ़ पाते हैं। ये प्रक्रिया जो है ट्रांसलेशन कहलाती है। इसी को प्रोटीन सिंथेसिस और हिंदी में अनुवादन कहते हैं। यह प्रक्रिया जो है कोशिका के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होती है। अब प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में या अनुवादन की प्रक्रिया में या फिर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनको हम उपकरण के रूप में यहाँ लिखे हुए हैं। उन कारकों उपकरणों को अगर समझ लिया जाए तो हम ट्रांसलेशन की पूरी प्रक्रिया को बड़ी सुगमता से समझ लेंगे। ट्रांसलेशन की पूरी प्रक्रिया जो है बड़ी सुगमता से समझी जा सकती है। अब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में जो टर्म आएंगे, जो उपकरण आएंगे, उनमें एक मैसेंजर आरएनए है, दूसरा जो है कोडान है। कोडान दो प्रकार के, समारंभ कोडान, इनिशिएशन कोडान, और समापन कोडान यानी टर्मिनेशन कोडान। और फिर तीसरा पॉइंट जो है राइबोसोम है, उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए है, उसके बाद अमीनो अम्ल है, और फिर छठा जो है आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। ये वो टर्म्स हैं जिनको हम यहाँ अपैरेटस ले रहे, उपकरण ले रहे फॉर द प्रोसीजर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में इन उपकरणों को, इन टर्म्स को, इन शब्दों को पहचानना पड़ेगा
समझना पड़ेगा तो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया जो है सुगमतापूर्वक समझी जा सकेगी और इस पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी बड़ी सुगमता से आ जाएगा। तो मैसेंजर आरएनए ये संदेशवाहक राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में इस पर नाइट्रोजनस जो बेसेस होते हैं वो 3 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, इनको ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया जो है इस मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम कार्बन से चलकर 3 प्राइम कार्बन की दिशा की ओर होता है। यानी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में जो मैसेंजर आरएनए प्रयुक्त होता है उस पर नाइट्रोजन बेसेस 3 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ये ट्रिपलेट कहलाते हैं। और इस पर जो ये 3 ट्रिपलेट है नाइट्रोजन बेसेस है, इनको कोडान कहते हैं, इनको कोडान कहते हैं। देखिए ये हमने लिखा हुआ, ये कोडान कहते हैं। यानी मैसेंजर आरएनए पर जो नाइट्रोजनी क्षारकों का 3 स्पेसिफिक विशिष्ट क्रम होता है जो ट्रिपलेट कहलाता है, वो कोडान कहलाता है। मैसेंजर आरएनए पर प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो 5 प्राइम कार्बन से स्टार्ट होती है और फिर 3 प्राइम कार्बन की दिशा में चलती है। इसमें जो प्रारंभिक कोडान होता है वो AUG होता है। ये प्रारंभिक कोडान जो है वो AUG कहलाता है और यही जो है वो कोडान है, वो ट्रिपलेट है या नाइट्रोजनस बेसिस का वो 3 नाइट्रोजनस बेसिस का समूह है जहाँ से ट्रांसलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसीलिए इस कोडान को समारंभ कोडान, इनिशिएशन कोडान कहते हैं, AUG। अब फिर एक स्पेसिफिक प्रोटीन का जब निर्माण पूरा होता है, यानी ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन बना वो कब तक बनता रहेगा या कब समाप्त हो जाएगा, तो उसके लिए भी ये देखा गया कि मैसेंजर आरएनए पर जो ट्रिपलेट मिलता है, अगर हमको ट्रिपलेट मिला UAA, UAG या UGA मैसेंजर आरएनए पर, इन 3 ट्रिपलेट में से, इन 3 कोडान में से कोई भी कोडान अगर मिलता है तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया फिर वहीं स्टॉप हो जाती है। एक विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण पूरा हो जाता है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वहाँ आकर के टर्मिनेट कर जाता है। इसलिए इन 3 कोडान को समापन कोडान या टर्मिनेशन कोडान कहते हैं। फिर राइबोसोम है। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। राइबोसोम कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसमें 2 यूनिट होती है, 2 सब यूनिट है। एक सब यूनिट लार्ज सब यूनिट कहलाती है और एक सब यूनिट जो है स्मॉल सब यूनिट कहलाती है। एक सब यूनिट लार्ज सब यूनिट कहलाती है और एक सब यूनिट जो है स्मॉल सब यूनिट कहलाती है। मैसेंजर आरएनए इसी स्मॉल सब यूनिट से जुड़ता है। लार्ज सब यूनिट पर 2 विशिष्ट स्थान होते हैं, एक को P साइट कहा जाता है और एक को जो है A साइट कहा जाता है। P स्टैंड्स फॉर पेप्टाइड एंड A स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टर। पूरी बात अगर इसको लिखें तो P जो है वो साइट है, वो स्थान है जहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। इसको डोनर साइट भी कहा जाता है।
और ए ये एक्सेप्टिंग टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए साइट है। इसी को एमाइनो एसिल साइट भी कहा जाता है। तो दो ये विशिष्ट स्थान होते हैं, पी साइट एंड ए साइट। ये लार्ज सब यूनिट पर होता है और स्मॉल सब यूनिट जो है राइबोसोम की, वो मैसेंजर आरएनए से अटैच होती है। फिर ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए की तरह से ट्रांसफर आरएनए भी आरएनए का एक प्रकार है। तीन मुख्य प्रकार आरएनए के, एक मैसेंजर आरएनए, दूसरा ट्रांसफर आरएनए और तीसरा राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए, ये तीन प्रकार है। तो ट्रांसफर आरएनए ये आरएनए का एक प्रकार है। इस पर भी ट्रिपलेट होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस, 3 नाइट्रोजनस बेसिस इस विशिष्ट क्रम में होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस के ट्रिपल होते हैं, ये एंटीकोडॉन कहलाते हैं। इनको एंटीकोडॉन कहते हैं। आप इससे पहले कोडॉन पढ़े कि कोडॉन क्या है। देखिए, ये आपने पढ़ा कोडॉन, है ना। ये मैसेंजर आरएनए पर जो नाइट्रोजनस बेसिस का जो क्रम है वो कोडॉन कहलाएगा, और ट्रांसफर आरएनए पर जो नाइट्रोजनस बेसिस का ट्रिपलेट होता है वो एंटीकोडॉन कहलाता है। तो यही एंटीकोडॉन जो है मैसेंजर आरएनए के कोडॉन से आबद्ध होता है, यानी बॉन्ड बनाता है। तो ट्रांसफर आरएनए के 3 प्राइम कार्बन पर, ट्रांसफर आरएनए के 3 प्राइम कार्बन पर एक विशिष्ट अमाइनो एसिड लगा होता है। आप ये देखिए, ये ट्रांसफर आरएनए है, ये यूएसी, ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट नाइट्रोजनस बेसिस का। इसको एंटीकोडॉन कहते हैं, एंटीकोडॉन। और ये अमीनो एसिड है, मतलब अमीनो एसिड, एक विशिष्ट अमीनो एसिड इस ट्रांसफर आरएनए के 3 प्राइम कार्बन पर अटैच होता है। ये तो ट्रांसफर आरएनए का वो बात हुई जो कि ट्रांसलेशन, अनुवादन की प्रक्रिया में काम आएगी। फिर उसके बाद अमीनो एसिड है, तो अमीनो आम्ल इसको हिंदी में कहते हैं, ये एक जैव अणु है, ये जैव अणु। तो अमीनो आम्ल अपने नाम से ही क्लियर है। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं, एक एमाइन ग्रुप और एक एसिड ग्रुप। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है। तो एक जो है फंक्शनल ग्रुप वो एमाइन कहलाता है, NH2, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अमाइन और अम्ल दोनों होने के कारण इसको अमीनो अम्ल कहते हैं। फिर ये अमीनो अम्ल जो है पेप्टाइड बॉन्ड, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? तो सामान्यतः जो है अमीनो अम्ल को हम इस सूत्र से लिखते हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड R और सिंगल बॉन्ड COOH। जब एक से अधिक अमीनो अम्ल एक दूसरे से परस्पर संघनित होकर के उच्च अणुभार का यौगिक बनाते हैं, तो वो पेप्टाइड कहलाता है, और जो बंध बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। और इसी पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है, जो एक विशिष्ट प्रोटीन को प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ 2 अमीनो अम्ल लिए हुए, एक अमीनो अम्ल ये है
और एक अमीनो अम्ल ये है। इस अमीनो अम्ल का जो कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल समूह है, ये एमीन के हाइड्रोजन के साथ निर्जलीकरण की प्रक्रिया में जल का एक अणु मुक्त करता है। एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो कार्बन है वो अमीन ग्रुप के नाइट्रोजन परमाणु से सहसंयोजी बंध द्वारा बन जाता है। इससे दो अमीनो अम्ल का जो अणु है एक दूसरे से बंध जाता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो ये बंध बना, ये पेप्टाइड बंध कहलाता है। ये पेप्टाइड बंध कहलाता है। तो दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल परस्पर संघनित होकर के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और एक विशिष्ट अम्लों के विशिष्ट क्रम से जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है वो एक विशिष्ट प्रोटीन के निर्माण को प्रदर्शित करता है। फिर दो एंजाइम्स यहाँ आ रहे, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स आ रहा है, एक एंजाइम आ रहा है। तो एंजाइम में अमीनो एसिल सिंथेटेज एंजाइम है। इसमें यह निष्क्रिय अमीनो एसिड को सक्रिय बनाता है। इनएक्टिव जो अमीनो एसिड्स हैं उनको एक्टिव बनाता है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ये जो प्रक्रिया है वो इस एंजाइम द्वारा कैटलाइज्ड होती है। ठीक है। तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैव शरीर में होने वाली समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो जो अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पाई जाती है, उन अमीनो अम्ल को निष्क्रिय से सक्रिय अवस्था में बदलने के लिए इस अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो जो एंजाइम की मैकेनिज़्म है, एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। उत्प्रेरकों के बारे में आपने पढ़ा है कि ये न तो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और न ही उत्पाद की प्रकृति को निर्धारित करता है। ये किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, बल्कि उसके वेग को प्रभावित करता है। ये एंजाइम के बारे में कहा गया। अब एंजाइम किस प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, उसके संबंध में जो है दो सिद्धांत दिए गए। उनमें से एक सिद्धांत जो है वो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स है, यानी मध्यवर्ती यौगिक के निर्माण की प्रक्रिया है। मध्यवर्ती यौगिक के निर्माण की प्रक्रिया है और एक आदि शोषण सिद्धांत है। तो इसमें ये कहा जाता है कि एंजाइम जो है क्रियाकारी पदार्थ यानी रिएक्टेंट्स, कार्बनिक अभिक्रियाओं में रिएक्टेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट। तो फिर ये जो एंजाइम है इन दोनों में से एक के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके एक मध्यवर्ती यौगिक बनाता है जिसको कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दूसरे रिएक्टेंट के साथ या तो क्रिया करता है या फिर स्वयं ही अपघटित होकर के उत्पाद बनाता है और एंजाइम को मुक्त करता है। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में जो एंजाइम का मैकेनिज़्म है, एक्शन मैकेनिज़्म है, वो इसी आधार पर आधारित है। तो अमीनो एसिड जब एक्टिव होता है तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये एनर्जी इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मिलती है।
यहाँ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में जो 3 फॉस्फेट है उनके 2 फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। उस ब्रेक होने से एनर्जी लिबरेट होती है और वो एनर्जी लिबरेट होने से जो अमाइनो एसिड है वो एक्टिव हो जाती है, यानी अमाइनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। ये एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए आधार बनते हैं। तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ये मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में बना और इसके साथ साथ ये अमाइनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित हुआ। तो इतनी बातें आपको अनुवादन के उपकरण के रूप में याद रखनी पड़ेगी। तो अनुवादन का जो प्रोसीजर है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो फंक्शनिंग है या फिर उसका जो मैकेनिज़्म है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है उसमें 3 चरण है। एक चरण जो है इनिशिएशन है, एक चरण इनिशिएशन है, दूसरा चरण जो है वो एलोंगेशन है और तीसरा चरण जो है वो टर्मिनेशन है, यानी इस पॉइंट पर आकर के एक स्पेसिफिक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। लेकिन जो इनिशिएशन की प्रक्रिया है वो 4 चरणों में बटी होती है। इनिशिएशन की प्रक्रिया जो है वो 4 चरणों में बटी होती है। पहले चरण के अंतर्गत जो अमाइनो अम्ल इनएक्टिव फॉर्म में होता है वो एक्टिवेटेड होता है। फिर ये एक्टिवेटेड जो अमाइनो एसिड है वो ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होता है। फिर मैसेंजर आरएनए जो है राइबोसोम से जुड़ता है और फिर पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी इनिशिएशन होने के लिए हमको 3 पॉइंट ज़रूर चाहिए। एक तो अमीनो अम्ल का एक्टिव होना, फिर वो अमीनो अम्ल जो है ट्रांसफर आरएनए पर अटैच होना और फिर उसके बाद मैसेंजर आरएनए का राइबोसोम पर जुड़ना। क्योंकि ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन की जो क्रिया है ट्रांसलेशन की जो क्रिया है या अनुवादन की जो प्रक्रिया है वो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पर होती है। तो इसमें चूँकि प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड चाहिए, अमीनो एसिड को फिर एक्टिवेटेड होना चाहिए। तो इसलिए इनिशिएशन इन 4 प्रक्रियाओं पर बेस हो जाता है। फिर जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो उस पेप्टाइड बॉन्डों की संख्या भी बढ़ती है, जिससे जो हमारा चेन है उसकी लंबाई बढ़ती है। इसी चेन की लंबाई का बढ़ना दीर्घीकरण या एलोंगेशन ऑफ पेप्टाइड चेन कहलाता है। और फिर लास्ट में जब एक स्पेसिफिक प्रोटीन का निर्माण होता है तो समापन कोडान पर ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। हम इसके एक एक पार्ट को माइन्यूटली समझने का प्रयास करेंगे। पहला, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। हमारे साइटोप्लाज्म में कोशिका के कोशिका द्रव में कुल 20 अमीनो अम्ल है। अब इनकी संख्या 21 के बराबर हो गई है। ये 20 अमीनो अम्ल है, ये निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, ये इनएक्टिव होती है। तो ट्रांसलेशन के लिए आवश्यक है यह अमीनो एसिड है कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड जो है ट्रांसफर आरएनए पर अटैच होगी, बंधेगी 3 प्राइम कार्बन के साथ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये एक्टिवेटेड फॉर्म में हो। तो पहला जो इनिशिएशन पॉइंट होगा उसमें जो पहली बात होगी वो यही निष्क्रिय अमीनो अम्ल जो है वो सक्रिय अमीनो अम्ल में बदलेगी। ये प्रक्रिया जो है एक मैग्नीशियम आयन और दूसरा एक एंजाइम अमाइनो एसिड सिंथेटाइज एंजाइम, यानी अमीनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए 2 कंडीशन आवश्यक है। एक कंडीशन है मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति और दूसरी कंडीशन है अमीनो एसिड सिंथेटाइज एंजाइम,
ये प्रश्नों में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी एंजाइम जो है अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए आवश्यक होती है, तो वो एंजाइम है अमाइनो एसिल सिंथेटेज। इसकी उपस्थिति में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 2 फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। इस ब्रेक की फलस्वरूप एनर्जी लिबरेट होती है और वही एनर्जी जो है फिर अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देती है। ये वो परिस्थितियां हैं जिन परिस्थिति में ये अमाइनो एसिड एटीपी के साथ संयोग करता है और संयोग करके अमाइनो एसिल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस प्रक्रिया में एटीपी के 2 फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। यह प्रक्रिया जो है मैग्नीशियम आयन और अमाइनो एसिल सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। यानी ये 2 कंडीशन है जिसमें ये इनएक्टिव अमाइनो एसिड एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाती है। अब क्या होगा कि जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है वो ट्रांसफ़र आरएनए पर अटैच होगी 3 प्राइम कार्बन पर, लेकिन हमको यहाँ अमाइनो एसिड जो है अमाइनो एसिल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स के रूप में प्राप्त हुई। तो अब यहाँ जो है अमाइनो एसिल सिंथेटेज एंजाइम जो है जब ये ट्रांसफ़र आरएनए के 3 प्राइम कार्बन जुड़ता है तो फिर ये एक्टिवेटेड एंजाइम को रिलीज़ कर देता है, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को रिलीज़ कर देता है। तो फिर अमाइनो एसिल सिंथेटेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स से अमाइनो एसिड जो है वो पृथक हो जाता है। तो फिर एक्टिवेटेड ये अमाइनो एसिड जो है ट्रांसफ़र आरएनए पर उसके 3 प्राइम कार्बन पर अटैच हो जाता है। ये मुख्य बात है। जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड है वो ट्रांसफ़र आरएनए के 3 प्राइम कार्बन पर अटैच होता है, लेकिन अटैचमेंट की ये जो प्रक्रिया है ये भी एक एंजाइम की उपस्थिति में होती है और ये एंजाइम है ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज एंजाइम यानी एक्टिवेटेड एंजाइम के लिए जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड के लिए जो एंजाइम लगनी थी वो अमाइनो एसिल सिंथेटेज एंजाइम थी। अब वो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड जो है ट्रांसफ़र आरएनए पर अटैच हो रही है, तो यहाँ ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज एंजाइम इस क्रिया के लिए लगेगा। अब ये देखिए ये ट्रांसफ़र आरएनए है, ये AA स्टैंड फॉर अमाइनो एसिड और ये UAC है, ये नाइट्रोजनस बेस है। तो ट्रांसफ़र आरएनए पर जो नाइट्रोजनस बेस का ट्रिपलेट है वो एंटीकोडॉन कहलाता है। इसको आप इसके पहले उपकरण में आप पढ़ चुके हैं। अटैचमेंट ऑफ अब आगे होगा अटैचमेंट ऑफ, यानी एक तो प्रोसीजर हुआ अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन का, दूसरा प्रोसीजर हुआ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड का अटैचमेंट ट्रांसफ़र आरएनए पर होना। ये दोनों क्रियाएं जो है एंजाइम की उपस्थिति में होती है। इन एंजाइम का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। फिर अब मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोम पर अटैच होगा। तो कैसे अटैच होगा? फिर मैसेंजर आरएनए पर जो अटैचमेंट होगा, आप इसके पहले सुन चुके हैं कि राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होती है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। तो जो अटैचमेंट होगा मैसेंजर आरएनए का वो स्मॉल सब यूनिट पर होगा। इससे जो अटैचमेंट होगा एक्टिवेट फिर स्मॉल सब यूनिट मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम टू 3 प्राइम कार्बन की दिशा में लार्ज सब यूनिट के साथ अटैच होगा। इससे जो हमारा राइबोसोम है वो फिर एक्टिवेटेड सक्रिय रूप में बदल जाएगा। फिर अब इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेंज, अब मेन बात हो गई। अब यहीं से अब
काम शुरू होगा प्रोटीन सिंथेसिस का। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का जो निर्माण होता है वो एक विशिष्ट अमीनो एसिड से होता है, एक विशिष्ट अमीनो एसिड। ये विशिष्ट अमीनो एसिड है मिथियोनिन। मिथियोनिन इसको शार्ट में MET MET से लिखते हैं। ये जो है इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि एक पॉइंट तो ये है कि इसका जो एंटीकोडान है ट्रांसफ़र का आरएनए का वो UAC होगा, और जो राइबोसोम पर कोडान होगा उसके लिए वो इनिशिएशन कोडान होगा AUG। ये 2 मुख्य बात इनिशिएशन पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए लेनी पड़ेगी। UAC फॉर एंटीकोडान एंड कोडान फॉर द इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, वो इनिशिएशन कोडान होगा AUG। ठीक है, तो यहाँ जो ट्रांसफ़र आरएनए का एंटीकोडान है वो राइबोसोम के मैसेंजर आरएनए के AUG कोडान पर AUG ट्रिपलेट से बंधेगा। तो इस तरह से जो है पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण की प्रक्रिया होगी। आप इसमें देखिए 2 सब यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट है, एक स्मॉल सब यूनिट है। इस लार्ज सब यूनिट में 2 साइट हैं, एक P साइट है, एक A साइट है। तो फिर इस साइट पर जो है इनिशिएशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। अब यहाँ जो है एक ये MET है MET, ये इनिशिएशन कोडान है, इनिशिएशन कोडान AUG on messenger RNA from 5 prime carbon to 3 prime carbon। ये A साइट है। इस पर फिर जो एंटी कोडान है ये UAC, ये एंटी कोडान है। ये मैसेंजर आरएनए के प्रारंभिक कोडान AUG से बंधते हैं। फिर दूसरा जो है विशिष्ट क्रम का अमीनो एसिड फिर ट्रांसफ़र आरएनए से बंधता है। हम यहाँ उसके लिए कोडान ले रहे हैं, वो CGG, ये कोडान, और ये कोडान मिला उसके लिए ट्रांसफ़र आरएनए पर, ये एंटी कोडान हुआ, एंटी कोडान। अब क्या होगा कि जो स्पेसिफिक ये MET है यानी मिथियोनिन, फिर ये ट्रांसफ़र होगा किस पर, इस स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए। तो ये जो अमीनो एसिड ट्रांसफ़र हुआ इस पर, ये पहले के अमीनो एसिड के साथ परस्पर पेप्टाइड बॉन्ड से बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। अब पॉलीपेप्टाइड चेन का समारंभ हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब समारंभ हो गया तो फिर अब उस पॉलीपेप्टाइड का दीर्घीकरण होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन का एलोंगेशन होगा, दीर्घीकरण होगा। फिर इसी तरह से एक अमीनो एसिड, एक विशिष्ट क्रम का अमीनो एसिड जो है ट्रांसफ़र आरएनए के 3 प्राइम कार्बन पर अटैच होगा। फिर वो P साइड पर जो है बॉन्ड एलोंगेट करेगा। ये है, देखिए ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, ये दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड बना।
तो जैसे जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाते हैं वैसे वैसे ये राइबोसोम जो है इस मैसेंजर आरएनए पर, मैसेंजर आरएनए, और ये राइबोसोम की स्मॉलर साइज सब यूनिट है और ये लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट, और ये है स्मॉल सब यूनिट। फिर इस पर आगे बढ़ेगा तो इसका जो साइट यहाँ रिक्त हो जाता है उसके लिए नया ट्रांसफ़र आरएनए एक विशिष्ट अमीनो एसिड के लिए लेकर के आ जाता है। तो एक ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है और दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए उस वैकेंसी को भरने के लिए एक विशिष्ट क्रम का अमीनो एसिड लेकर के आ जाता है। फिर ये पहले बने पेप्टाइड चेन को ट्रांसफ़र हो जाता है और ट्रांसफ़र होकर के एक नया पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो जो पेप्टाइड चेन है वो इलांगेट कर जाती है, जो पेप्टाइड चेन है वो इलांगेट कर जाती है तो एक लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन को इंगित करती है। अब आप यहाँ देखिए वो पूरी बात यहाँ क्लियर हो रही है। ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है, ये mRNA है, मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम कार्बन टू 3 प्राइम कार्बन डायरेक्टेड है, और फिर ये स्पेसिफिक आरएनए जो है यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन का इलांगेशन हो रहा है। तो ये कब तक चलेगा? हमने ये बात शुरू में उठाई थी कि आखिर पॉलीपेप्टाइड चेन जो बन रही है वो कहाँ आकर के एक विशिष्ट प्रोटीन के निर्माण के साथ समाप्त होगी। तो उसमें एक वर्ड आया था समापन कोडान या स्टॉप कोडान। तो मैसेंजर आरएनए पर 3 स्टॉप कोडान UAG और UGA, तीनों में से कोई भी कोडान मिलता है तो वहाँ आकर के ये पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेट हो जाती है, यानी अब स्पेसिफिक प्रोटीन का निर्माण समाप्त हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इन 3 प्रक्रियाओं को जोड़ देंगे तो हमारा ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो कंक्लूजन में हम यहाँ ले रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरे ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में कौन कौन से एंजाइम लगे। उसमें एक है अमीनो एसिड सिंथेटेज, ये इनएक्टिव अमीनो एसिड को एक्टिवेटेड करती है। दूसरा है अमीनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज एंजाइम, ये ट्रांसफ़र आरएनए पर जुटने में एक्टिवेटेड अमीनो एसिड की मदद करती है। और तीसरा ट्रांसलोकेट एंजाइम, ये जो है ट्रांसफ़र आरएनए के अमीनो एसिड के ए साइट से पी साइट पर ट्रांसफ़र करने में सहायक होती है, ट्रांसलोकेज एंजाइम। अब कौन सी एंजाइम कहाँ लगेगी तो एंजाइम के नाम से भी निकाल लेते हैं। एंजाइम में किस क्रिया में प्रयुक्त हो रही है एंजाइम, उस क्रिया के नाम से निकाल लेते हैं और क्रिया के लास्ट में ASE जोड़ देते हैं। कभी कभी प्रोडक्ट के नाम पर एंजाइम का नाम निकालते हैं तो प्रोडक्ट के नाम में ASE जोड़ देते हैं, कभी कभी रिएक्टेंट के नाम पर निकाल लेते हैं तो उसमें रिएक्टेंट में लास्ट में ASE जोड़ देते हैं। तो अगर जैसे A से B बना, किसी एंजाइम उत्प्रेरित क्रिया में A से B का निर्माण हो रहा है, लेकिन A और B दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं। A और B दोनों एक दूसरे के
समावयवी है तो ये समावयवीकरण की क्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ एंजाइम आइसोमरेज एंजाइम लगेगा। इसलिए यहाँ एंजाइम आइसोमरेज एंजाइम लगेगा। अब वही जैसे ए साइड से पी साइड पर स्थानांतरण हो रहा है, तो ये स्थानांतरण की क्रिया ट्रांसलोकेज एंजाइम के रूप में याद रखी जाएगी। और ट्रांसफर आरएनए पर ये एक्टिव अमाइनो एसिड का सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए अमाइनो एसिड ट्रांसफर सिंथेटाइज एंजाइम लगेगा। और फिर अमाइनो एसिड सिंथेटाइज ये अमाइनो इनएक्टिव अमाइनो एसिड को एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड में बदलता है। तो ये एंजाइम्स को याद करने का तरीका ये है कि आप ये जाने कि एंजाइम का नाम कैसे पड़ा, तो फिर एंजाइम को याद रखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा। अब हम प्रश्नों में आते हैं। प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए, कम समय में प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ है, हमारा पहला प्रश्न है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिस्पेक्ट टू AUG के संबंध में कौन कौन सी बातें सही हैं। इट कोड्स फॉर मिथियोनिन ओनली, बात बिल्कुल सही है, ये मिथियोनिन को प्रदर्शित करता है। इनिशिएशन कोडान, ये समारंभ कोडान है, ये भी बात सही है। इट कोड्स फॉर मिथियोनिन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये दोनों में बात सही है, इसलिए सारी सूचनाएं जो दी गई वो सही है। अगले, इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ कोडॉन इन मैसेंजर RNA, ये मैसेंजर RNA पर कोडान है AUG, तो इसके लिए ट्रांसफ़र RNA का एंटी कोडान क्या होगा, तो A के लिए U हो जाएगा, A के लिए U और U के लिए A, G के लिए C हो जाएगा। तो UAC मिलेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द अमाइनो एसिड अटैचेस टू ट्रांसफर RNA एट इट्स 3 प्राइम एंड पर ट्रांसफर RNA से जुड़ता है। टू इनिशिएट ट्रांसलेशन मैसेंजर RNA फर्स्ट बाइंड्स टू, मैसेंजर RNA किससे बनता है। पहला है the smaller ribosomal subunit, the larger ribosomal subunit, the whole ribosome, no such is specific, the smaller one, ये हमारा आंसर सही होगा। अगला, ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस इन विच, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, आप लास्ट में देखिए, प्रोटीन इज फॉर्म फ्रॉम RNA मैसेज, ये बात सही है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज प्रोटीन। Synthesis of polypeptide chain over messenger RNA is the translation. Choose the wrong statement in the process of protein synthesis. ये हमारे पास A से लेकर के E तक ऑप्शन है, इसमें रॉन्ग कौन है, इसको आपको चुनना है। तो अब देखिए, इसमें है after uncoiling of DNA molecule, one strand acts as a template for the formation of messenger RNA, ये बात सही है। In the presence of DNA polymerase enzyme, the messenger RNA is formed based on the triplet codes, ये बात सही नहीं है, तो हमारा B ऑप्शन जो है गलत है। अगला ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसलेशन इज नॉट ट्रू, कौन सा सत्य नहीं है। इसमें है कहाँ गया क्वेश्चन का, ये देयर आर बोथ स्टार्ट एंड स्टॉप कोडान, ये बात सही है। इट इज़ RNA डायरेक्टेड पॉलीपेप्टाइड से, ये भी बात सही है।
द सेम जेनेटिक कोड ऑपरेट्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सही है। और फिर उसके बाद है एन, तो फिर डी बचता है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद अगला, आउट ऑफ द गिवन 4 कॉम्बिनेशन which one possesses the integrated protein synthesizing machinery। तो अब इसमें है मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एन अमाइनो एसिड, राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए, एन अमाइनो एसिड। फिर उसके बाद ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम, न्यूक्लियस एंड मैसेंजर, राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एन अमाइनो एसिड। ये बात है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स ए जीटीपी मॉलिक्यूल इज नीडेड इन, ये फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिल मेट इन मिथियोनिन, ट्रांसफर आरएनए, binding of 30S subunit of ribosome with messenger RNA, ये तो नहीं है। एसोसिएशन ऑफ 30S, ये आ रहा है हमारा प्रोकैरियोट। मैसेंजर फॉर्मेल मिथियोनिन ट्रांसफर आरएनए, ये बात है, तो सी हमारा ऑप्शन सही है। फिर विच इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें से कौन ऐसा है जो प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं आता। इनिशिएशन तो है, इलांगेशन भी है, टर्मिनेट, तो फिर चौथा डी बिना पढ़े हमको कर लेना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, एक्रोसोम, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता नहीं। डीएनए सिंथेसिस, राइबोसोम इस करेक्ट वन हमको लेना। आरएनए सिंथेसिस, ओकाज़ाकी। प्रोटीन सिंथेसिस, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहीं से बात सही होती है, डी ऑप्शन हमारा सही है। प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल आकार, प्रोटीन सिंथेसिस जंतु कोशिका में पाई जाती है। Only on ribosome present in cytosol, on ribosome present in the nucleus as well as in cytoplasm, on ribosome present in cytosol as well as, ये बात सही है, माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन हमारा सही है। फिर नेक्स्ट वन, प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन, कहाँ गया, राइबोसोम, lysosome, chloroplast and ribosome. Ribosomes are attached to messenger RNA to form polyribosomes. RNA is involved in the biosynthesis of protein, C ऑप्शन हमारा सही होगा। Protein biosynthesis requires all of the following except primer protein. Which RNA does not help in protein pRNA, primer RNA? And how many high energy phosphate bond equivalents are utilized in process of activation? ट्राइफॉस्फेट में से 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इसलिए 2 इसका ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट वन, what does the following equation done donate, इस इक्वेशन से क्या मिलता है। elongation of chain, अमाइनो एसिड प्लस एटीपी, हमको अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स मिलेगा, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसमें कहीं है नहीं एंजाइम, इसलिए डी सही। द एंजाइम अमाइनो एसिड सिंथेटाइज फैसिलिटेट, हमने कहा था कि एंजाइम्स के नाम याद रखिए, ये आएंगे। एडॉप्शन ऑफ अमाइनो एसिड बाय ए ट्रांसफर मॉलिक्यूल ऑफ इट्स टाइप, ये सही होगा। फिर उसके बाद द फर्स्ट स्टेप इन बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कैटलाइज्ड बाय कौन से एंजाइम से, ये इनएक्टिव अमाइनो एसिड, एक्टिव अमाइनो एसिड में आते हैं,
The amino is D. Activation of an amino acid during protein synthesis requires participation of specific molecule. ATP प्रयुक्त होता है, इसमें कहीं है नहीं, इसलिए डी ऑप्शन वहाँ से। Which step of translation does not consume a high energy phosphate bond? है ना, high energy phosphate, the amino acid synthesis binding to site A, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which direction does a polypeptide chain being translated from N to C terminus? ये ए से होगा। The hydrolytic, इसमें the hydrolytic step leading to the release of a peptide chain from a ribosome is catalyzed by peptidyl transferase enzyme। फिर उसके बाद which of the following is catalyzed by the presence of enzyme peptidyl transferase, ये भी ऊपर पढ़े हैं, तो ये हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एट ट्रांसफर आरएनए। ये से होगा द एंजाइम दैट कैटलाइजेस पेप्टाइड बॉन्ड, द एंजाइम दैट कैटलाइजेस पेप्टाइड बॉन्ड इज लोकेटेड इन बिगर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, दैट इज लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, इसी में ट्रांसफर आरएनए है। एन अमाइनो एसिड सिंथेटेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए एंजाइम बार बार आ रहे हैं, इसलिए आपको एंजाइम के नाम याद रखने पड़ेंगे कि किन प्रक्रिया में इसका उपयोग हो रहा है। अटैचमेंट एन अमाइनो एसिड ग्रुप टू एन ऑर्गेनिक एसिड, ज्वाइनिंग एन अमाइनो एसिड टू ट्रांसफर आरएनए, एंड ज्वाइनिंग एन अमाइनो एसिड टू ट्रांसफर, ये हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंटी कोडॉन ऑफ ट्रांसफर आरएनए बाइंड्स विद कोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए, कोडॉन, ये तो कहाँ चाहिए, ये कोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए, सी सही होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में AUG कोडान एज इनिशिएटिंग बैक्टीरिया कोड्स फॉर फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन, के लिए ये आंसर से होगा। नेक्स्ट, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस बिटवीन, किसके बीच ये आता है, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एंड लार्ज राइबोसोमल ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर स्मॉल ribosomal unit, C answer also. The enzyme responsible for the formation of bond between the two amino acid during translation, the amino peptidase, फिर उसके बाद है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, ये बी हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन, UAG and UG are known as stop codon, टर्मिनेशन कोडान, इसी को टर्मिनेशन कोडान भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्मिनेशन कोडान, कौन है, तो UGG हमारा टर्मिनेशन कोडान नहीं है, तीन ही है, UAA, UGA एंड UAG, UGG नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, stopping messenger RNA from being continuously translated into protein is an important mechanism when enough protein product is available. How is this accomplished? How is this accomplished? फर्स्ट, ट्रांसक्राइब एंटीसेंस नहीं है, रेगुलेटर ये भी नहीं है, मैसेंजर RNA कंटेंस स्टॉप यूनिट्स इनकोडेड इन इट सीक्वेंस नहीं है, तो देन डी होगा ही। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो करेक्ट ऑर्डर हमको लेना होगा DNA, मैसेंजर RNA एंड देन पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन,
डीएनए, मैसेंजर आरएनए एंड पॉलीपेप्टाइड। हमारा ये दो ऑप्शन एक जैसे आए, बी और डी। इनिशिएशन कोडॉन इन यूकैरियोटिक इज AUG. Next one. Intrinsic flow of information means both transcription and translation. C. Anticodon site is located on transfer RNA पर जो ट्रिपलेट होता है वो एंटीकोडॉन कहलाता है। नेक्स्ट वन, फ्रॉम विच एनी वन ऑफ द थ्री could bring about this halt means समापन कोडॉन UAA, ये UGA and UAGC. Next one, DNA sequences. The code for protein are known as exons. Next one, the enzyme peptidal transferase of prokaryotic में ये 50S होता है, यूकैरियोट में ये 38S होता है, 30S होता है। ट्रांसफर RNA एंटीकोडॉन 3' UAC 5' will pair 5 3 के स्थान पर 5 हो जाएगा, U के स्थान पर A के स्थान पर UC के स्थान पर 5AUG3'। ये ए आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट वन, इंट्रिंसिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन इन ट्रांसलेशन बोथ। नेक्स्ट वन, एंजाइम, ये अभी प्रश्न हुआ था 50S के लिए और ये भी अभी प्रश्न हुआ था 5AUG के लिए। तो इस तरह से हमारा ये आज का पोर्शन समाप्त होता है।